हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पीएचडी कोर्स वर्क को लेकर मेरे जो एक्सपीरियंस थे मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही पीएचडी कोर्स वर्क से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मैं अपनी फ्लो में बताती जाऊँगी, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को अभी रीड आउट कर देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बार मुझसे यही पूछा जाता है कि कोर्स वर्क हम किसी इग्नू के स्टडी सेंटर से कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो यही बात क्लियर कर देती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले, मतलब जो मेन कंटेंट है उसमें जाने से पहले, कि जो पीएचडी है ना वो हमारे मेन ऑफिस दिल्ली से होने वाला है, ठीक है, इग्नू का। और इसमें स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं है, रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपके पीएचडी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे मेन ऑफिस मैदानगढ़ी दिल्ली से होने वाला है, ठीक है। चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो, आपके थीसिस सबमिशन को लेकर हो, एग्ज़ाम दे अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके बाकी काम तो मेन ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन आप एग्ज़ाम जो हैं वो आप किसी भी स्टडी सेंटर में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें इस चीज़ की रिलैक्सेशन है कि जब आपका पीएचडी कोर्स वर्क हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी कवर करने वाली हूँ आगे। जब पीएचडी कोर्स वर्क हो जाता है तो आप एग्ज़ाम जो है वो किसी भी सेंटर में दे सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही देना है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी प्रोसीजर हैं इग्नू पीएचडी को लेकर वो सब कुछ मेन ऑफिस दिल्ली में ही होने वाला है, ठीक है। तो ये एक डाउट था और सवाल भी था, इसको बाद में अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल यही है कि इसकी क्लासेस कहाँ होती हैं, ठीक है। दूसरा सवाल जो है वो कोर्स वर्क का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। बार बार मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि कोर्स वर्क के ड्यूरेशन का क्या है सीन। और तीसरा जो सवाल है वो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर पहला जो सवाल था वो था। तीसरा सवाल जो है वो कोर्स वर्क क्यों ज़रूरी है, कोर्स वर्क करना कंपलसरी क्यों है, अगर हम चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसा कुछ है कि मतलब इसके बदले में हम कुछ और कुछ कर सकते हैं या असाइनमेंट देकर ऐसा कुछ। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है, करना क्यों ज़रूरी है। तीसरा, क्लासेस रेगुलर होती है नहीं है, ठीक है। चौथा कोर्स वर्क की जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो करना ज़रूरी है क्या, और उसमें एब्सेंट हो सकते हैं या नहीं, या फिर अटेंडेंस को लेकर है जो वो सवाल कोर्स वर्क के रेगुलर क्लासेस को लेकर, ठीक है। अब जो एक और सवाल है वो कोर्स वर्क के रीजनल सेंटर को लेकर है, ठीक है। वही जो मैंने बताया कि रीजनल सेंटर से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं, स्टडी सेंटर से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं, अपने एरिया में जो इग्नू के सेंटर है वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं, इस सवाल को लेकर है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम को लेकर है कि अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या पीएचडी नहीं होगी हमारी, या फिर पीएचडी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में अगर फ़ेल हो गए तो उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट मुझे लगा। एक और सवाल जो है वो कोर्स वर्क में हाईएस्ट मार्क्स लाने पे क्या होता है, ठीक है। अगर आप हाईएस्ट ले आते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे बाकी सब चीज़ में गोल्ड मेडल मिलता है आप लोगों को, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने हाईएस्ट स्कोर किया तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट कहा जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर मास्टर में किया तो मास्टर में होता है, तो क्या ऐसा पीएचडी में भी है, तो इस चीज़ को लेकर एक सवाल था। और दूसरा ये कि पेपर चेकिंग को लेकर है, ठीक है, और ये नॉर्मल ही है, पेपर चेकिंग कहाँ होती है ये सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर कहाँ सेट होता है, कौन सेट करता है, और वही है पेपर चेकिंग किस लेवल पे होती है, क्योंकि अब तो ये हाईएस्ट डिग्री है तो इसमें किस तरीके से सब कुछ काम होता है इस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, ठीक है। ये एक सवाल था। और अगला सवाल है कोर्स वर्क का एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह को लेकर, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपने इग्नू से कोई कोर्स किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आपको हर पेपर के लिए आपको एक फ़ी देना होता है, तो वो मैक्सिमम शायद 200 है पर पेपर के लिए। तो उसी तरीके से आपके जितने पेपर होंगे आपको उतना फ़ी देना होगा एग्ज़ामिनेशन फ़ी में। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है कि कोर्स वर्क में प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देना होता है या नहीं। अगर आपने इग्नू से कोई भी कोर्स किया होगा, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री के कोई प्रोग्राम किए होंगे, तो इग्नू में ये है कि आपको असाइनमेंट भी देना होता है। तो क्या पीएचडी लेवल पे भी आपको असाइनमेंट देना होता है या नहीं, ये एक सवाल है। फिर दूसरा सवाल है कोर्स वर्क का सिलेबस क्या होता है और हर यूनिवर्सिटी में ये डिफ़र करता है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आधी जो कोर्स वर्क है वो यहाँ से की है, मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से की है, और फिर आपने चाहा कि किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और बीच में ही आप कोर्स वर्क को स्किप करके किसी और यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क को ज्वाइन करते हैं या फिर एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे जो कोर्स वर्क होता है तो दोनों का सिलेबस सेम होता है या नहीं,
दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो इस सवाल को लेकर है एक। और कोर्स वर्क का पासिंग मार्क्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी से एग्ज़ाम में पास हो जाए, ठीक है, ज़्यादा मतलब प्रेशराइज होकर ना पढ़ना पड़े। तो हालांकि कोर्स वर्क और पीएचडी की थीसिस दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, आप थीसिस लिखने के लिए प्रिपेयर होते हैं कोर्स वर्क के ज़रिए, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन जो थंबनेल पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो वो सारे सवाल हैं पीएचडी कोर्स वर्क को लेकर। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, बाद में इन सारे क्वेश्चन को भी लेती जाऊँगी और साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्हें बताती भी जाऊँगी। तो कोर्स वर्क के ड्यूरेशन से स्टार्ट करते हैं। कोर्स वर्क में जब इनरोल हुए हम लोग, तो फिर उस टाइम ये था कि पहले तो हमें कुछ पता नहीं था कि कोर्स वर्क में पढ़ना क्या होता है, और मास्टर लेवल पे जो हम पढ़ाई करते हैं और नेट के सिलेबस को आपने देखा होगा, उसमें जो हम पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड ही सवाल इसमें मतलब इसमें सिलेबस होते हैं। और रिसर्च का जो एरिया है वो, अगर आप लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो अब तक जो हम लोग रिसर्च में पढ़ते आ रहे थे नेट के टाइम पे, जो जितना भी ब्रॉड था वो कॉन्सेप्ट, वो कहीं भी इम्प्लीमेंट मुझे होता हुआ नहीं दिखा कोर्स वर्क में, ठीक है। जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सब जो था, तो ये सब हमारे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, लैंग्वेज के सेक्शन में। और शायद मुझे लगता है ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस के सेक्शन में ही शायद वो ना हो, इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। बाकी रिसर्च के प्रोसेस को लेकर और रिसर्च के फॉर्मुलेशन को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े नेट के लेवल पे, वो सब कुछ था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जो पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये सब कुछ हमारे इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे में होता क्या है, फिर ये एक सवाल होता है कि लैंग्वेज सेक्शन में कैसे रिसर्च को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। जैसे नल हाइपोथेसिस था, तो ये सब कुछ टेस्ट करने का था, तो वो सब कुछ जो था, मुझे लगा था कि मैं ये सब कुछ पढ़ के गई हूँ तो वो कुछ इम्प्लीमेंट होगा। और इवन फर्स्ट डे जब मेरा कोर्स वर्क क्लास हुआ था, तो मैं बिल्कुल मतलब नेट के सिलेबस में मैंने जितना रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन पढ़ा था, उसे फिर से मैं एकदम रिकवर करके मतलब अच्छे से प्रिपेयर होके गई थी कि हो सकता है सवाल इससे रिलेटेड हो। लेकिन जो हमारा सेक्शन था, हमारा जो डिसिप्लिन है, उसमें इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और ना ही ऐसा होता है। हाँ, साइंस वालों को इससे बेनिफिट हुआ होगा, या फिर अदर स्ट्रीम के जो लोग बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा, जो नेट के सिलेबस में जो मैक्सिमम पोर्शन था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह का। तो बाकी हमारे में जो काम आया वो वही रिसर्च प्रोसेस को लेकर था, रिसर्च फॉर्मुलेशन को लेकर था, प्रॉब्लम को लेकर था, डाटा एनालिसिस को लेकर था और डाटा कलेक्शन को लेकर था, ठीक है। डिफरेंट मेथड जो थे डाटा कलेक्शन के, वो सब कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन टेस्टिंग को लेकर जो था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। तो अभी ये बात होती है कि हमें फिर अलग सिलेबस मिला, और फिर जब फर्स्ट डे हमें सिलेबस मिला उस चीज़ के लिए, मैंने देखा कि जो चीज़ हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जैसे कि विमर्श की बात करते हैं हम, अभी मैं डिसिप्लिन में आ जाती हूँ, अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, क्योंकि डिसिप्लिन के बच्चों को ये चीज़ पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम विमर्श की बात करते हैं तो हम बस इसे एक नॉर्मल चीज़ की तरह समझ रहे हैं कि हाँ, ये विमर्श है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, लेकिन हम कभी इसे एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई उपन्यास पढ़ा, ठीक है, अब हम यहाँ टूल की बात करते हैं। जैसे रिसर्च में टूल हम लोगों ने अब तक पढ़ा था नेट के टाइम, कि हम ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस टूल से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हिंदी में है वो आपको विमर्श है, फिर चिंतन दृष्टियाँ हैं बहुत सारी, जैसे समाजवादी चिंतन दृष्टियाँ हैं, विवेकानंद की दृष्टियाँ हैं, अरविंदो की दृष्टियाँ हैं, महात्मा गांधी की अपनी एक दृष्टि है। तो इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी नॉवल पढ़ा या कोई भी कहानी पढ़ा, तो हम उसमें इन सब चीज़ों को ढूंढते हैं। हो सकता है कि किसी उपन्यास को लिखते वक्त वो ऐसा कुछ नहीं सोच कर लिख रहे हैं कि हाँ, मैं ये पर्टिकुलरली स्त्री विमर्श के लिए लिख रहा हूँ या पर्टिकुलरली मैं ये दलित विमर्श के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन आप जब रिसर्च करते हैं, आप उसमें वो टूल ढूंढते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पस है कोर्स वर्क करने का, वो यही है कि जो भी चीज़ हमें पढ़ाया गया है वो हम रचनाओं में सर्च करते हैं, ठीक है। अभी तो ये एक तो ये चीज़ थी, ठीक है, डिसिप्लिन के हिसाब से बताऊँ तो। अब अगर डिसिप्लिन के अलावा मैं बाकी बच्चों के लिए बताऊँ, तो कोर्स वर्क आप लोगों को इसीलिए कराया जाता है कि बाकी चीज़ें जो हैं, आप आगे जो थीसिस करेंगे उसमें जो आपका माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है।
मतलब अब तक जो आप लोगों ने काम किया है, जैसे आप लोग नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन एक थीसिस लिखने के लिए जो आपको माइंडसेट चाहिए वो यही कि आप हर चीज़ों को बारीकी से देखें, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, डिफरेंट टूल्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप उस चीज़ को बेहतर निखार सकते हैं। तक तो बात हुई कि अब तक जो हमने पढ़ा वो सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, रिसर्च जो हम लोगों ने नेट पे पढ़ा, ठीक है। अभी बात ये होती है कि आप जब अब कोर्स वर्क में इनरोल हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको कोर्स वर्क करना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने बता दिया कि पीएचडी जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसके लिए एक माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपका ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए और चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और डिसिप्लिन के पर्टिकुलर में मैं बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी अदर डिसिप्लिन के हिसाब से भी देखें तो आपको अपने ब्रॉड माइंडसेट को लेके चलना होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि किसी भी चीज़ से, जैसे हम ऐसा होता है ना कि हाँ हमने सोच लिया है कि बस हमको, हाँ मतलब अब तक हमको जो पता है कि ये ऐसे ही होता है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो अब हमें नहीं करना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम पहले से फिक्स करके नहीं चलते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं वो हमारा रिज़ल्ट ना आए, ठीक है। जैसे आप सोच के चल रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होना चाहिए, ठीक है, अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन ना निकले तो आपको फिर भी ईमानदारी से अपने सॉल्यूशन को जो एज इट इज़ आया है उसे ही दिखाना होता है। और यही रिसर्च एंड एथिक्स में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम रिसर्च एंड एथिक्स की जब मैंने बात करती हूँ तो अभी हम बात करते हैं कि कितने पेपर्स होते हैं। जैसे अभी हमने मास्टर ग्रेजुएशन पढ़ा है तो हमने अभी तक में ये देखा कि हाँ हमें ऑनर्स के 4 पेपर पढ़ने होते हैं, सब्सिडरी के 3-4 पेपर पढ़ने होते हैं, ऐसे ऐसे था कि सब्जेक्ट था। पीएचडी में हमें कितने पेपर पढ़ने होते हैं ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। अब डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन ये डिफ़र करता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पर्टिकुलरली लैंग्वेज में भी मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो हमें सिर्फ 2 पेपर पढ़ने थे, ठीक है, लैंग्वेज में। और जो एक और पेपर था हमारा, तीसरा जो पेपर था, वो सभी रिसर्च स्कॉलर के लिए कॉमन होता है, वो आरपीई है, ठीक है। वो सभी यूनिवर्सिटी में इसी साल से इम्प्लीमेंट हुआ है। आरपीई जो है वो यूजीसी की तरफ से न्यू सिलेबस ऐड किया गया है सभी रिसर्च स्कॉलर के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो जाती हैं कि आप इथिकल वे में वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर चीज़ जो है फॉलो करने का जो रूल एंड रेगुलेशन है आप उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया आरपीई यूजीसी की तरफ से, और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि इस कोर्स को कराना ज़रूरी है। तो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में जो आरपीई का कोर्स है वो पर्टिकुलरली कंपलसरी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। और ठीक है, तो वो आरपीई वाला जो है वो सभी स्कॉलर के लिए, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो फिलॉसफी और जिस भी डिसिप्लिन के हैं, वो आरपीई के वाला उनका कंपलसरी है। और बाकी अगर पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमें सिर्फ 2 पेपर पढ़ने थे। एक तो हमारा था जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड था, और दूसरा जो हमारा था वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टूल्स के लिए था, ठीक है, कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को अपने रिसर्च में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो टेस्ट वगैरह, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह जो हो रही थी वो सब कुछ इधर ना होकर मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ आ गई थी, ठीक है। और जो पहला वाला तो है ही वो कि रिसर्च किस तरीके से करना चाहिए और समस्या हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और तथ्य अनुसंधान जो है हमारे में, और पाठालोचन है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हिंदी में है। अब आपको हिंदी में भी पढ़ना। एक सवाल था कि कोर्स वर्क के लिए अलग से फ़ी देना होता है या नहीं। तो जब आपका एडमिशन होता है ना, तभी आपका जो ये कोर्स वर्क के लिए जो फ़ी आपको लगना होता है वो तभी आपसे ले लिया जाता है। हाँ, कोर्स वर्क के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको फ़ी देना होता है। सिर्फ वो पेपर्स जितने आपके होंगे वही उन्हीं के फ़ी देने होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी बस सिर्फ जितने आपके पेपर हैं उनको देना होता है। डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है कोर्स वर्क का वो डिफ़र करता है, क्योंकि जितने पेपर्स होंगे उतने आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी देने होते हैं, ठीक है। तो कोर्स वर्क से रिलेटेड जितने भी अमाउंट हैं, मतलब कोर्स वर्क से रिलेटेड आपको लगता है कि अगर फ़ी दिया जा रहा है तो वो आपको एडमिशन के टाइम ही ले लिया जाता है और उसी टाइम वो मैनेज कर लिया जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको एडमिशन के बाद सिर्फ आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी के लिए जो पैसे देने होते हैं बस वही है। फिर ईयरली टू ईयरली आपको फिर वो रजिस्ट्रेशन करना होता है।
अभी कैसे होगा वो सब कुछ मैं जैसे जैसे मेरे साथ होगा तो फिर मैं वो बताती जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी यही है कि वो एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपको देना होता है सर, कोर्स वर्क का जो फ़ी होता है वो एडमिशन के टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब जो ये कोर्स वर्क हुआ, सबसे पहला जो सवाल था ड्यूरेशन को लेकर, तो कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ ही होता है। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में कि आपके डिसिप्लिन में आप लोग कितना सिंसियर हैं। और वो जैसे ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इसके बियॉन्ड कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एक 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स है, आपको वो टाइम ड्यूरेशन दिया ही जाता है इतने टाइम के लिए। और अगर मान लीजिए आपका सिलेबस ख़त्म भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया था, ठीक है, हमारा विदिन 5 मंथ हमारा वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था पीएचडी कोर्स वर्क का, लेकिन जो चीज़ें डाउट में थी उसे हम लोगों ने उस 1 मंथ में कवर किया था, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप लोग जितनी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जो डाउट क्लियरिंग सेशन का जो टाइम होता है वो आप लोगों के लिए अच्छा होता है कि वो मिल जाए एग्ज़ामिनेशन से पहले। क्योंकि एक होता है ना कि आप एक सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब रिवीजन का टाइम मिल जाता है ना, तो वो चीज़ें जल्दी अच्छे से क्लियर होती हैं। मुझे लगता है वो ज़रूरी है। तो इसी वजह से अगर आप लोग चाहें तो जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, और जब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप 1 मंथ में उसे रिवाइज़ करेंगे तो शायद चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम भी विदिन अ मंथ कंप्लीट हो जाता है। हमें सबसे अच्छी चीज़ है आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, तो ठीक है, मुझे वो अच्छा लगा कि चलिए 2 दिन छुट्टी है। क्योंकि अब तक मुझे जब तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो किया तो उसमें ठीक है कि छुट्टियाँ जो थी वो सिर्फ संडे ऐसे मिलता था, तो अभी 2 दिन छुट्टी मिल रही थी तो वो अच्छा लग रहा था। और दूसरा ये कि जब कोर्स वर्क कंप्लीट होने लगा, और कोर्स वर्क कंप्लीट होने से पहले ही हमें ये पता चल गया था कि आरपी का एक सिलेबस ऐड हुआ है और हमें वो भी पढ़ना होगा। तो स्टार्टिंग में तो हमारा सिर्फ ये था कि 2 पेपर हम अपने ऑनर्स का पढ़ रहे थे, जो हमारा मेन पीएचडी का जो डिसिप्लिन है उसे ही पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही अचानक से पता चला कि आरपी का भी सिलेबस ऐड होने वाला है और वो भी पढ़ना है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे वो ये लगी, मैंने ये बाकी यूनिवर्सिटी में ना सुना और ना किसी ने मुझे बताया किस तरीके से उनका आरपीई का कोर्स हुआ। लेकिन इग्नू में जो आरपीई का कोर्स हुआ है, मुझे लगता है अब तक का सबसे बेस्ट आरपीई कोर्स इग्नू में हुआ है, और शायद ये कहीं ना हुआ हो। क्योंकि सारे डिसिप्लिन के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना पॉसिबल है ही नहीं बाकी सारे यूनिवर्सिटी में, और इग्नू ने ऐसा किया। और जो आरपीई का कोर्स हुआ था, हमारा कोर्स वर्क हुआ था जो, तो उसमें हमें सबसे अच्छी चीज़ वो जो लगी वो ये कि वो जो सिलेबस था, एक तो वो सिलेबस इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था। हालांकि उसमें पढ़ना हमें रिसर्च प्रपोजल फिलॉसफी एंड इथिक्स से रिलेटेड पढ़ना था, साइंटिफिक मिसकंडक्ट से रिलेटेड पढ़ना था, पब्लिकेशन इथिक्स को लेकर पढ़ना था, ठीक है। जो आप मिस्टेक करते हैं ना अपने थीसिस लिखने तक, पीएचडी में एनरोल होने के बाद थीसिस लिखने तक आप जो भी चीज़ें करते हैं वो इथिकली वे में किस तरीके से करना है, बेसिकली वो उसके लिए ट्रेन करने के लिए वो कोर्स वर्क बनाया गया है, वो कोर्स बनाया गया था। वो कोर्स है वो 2 क्रेडिट कोर्स कहलाता है वो, ठीक है। और उसके मार्क्स किस तरीके से हैं, वो सारे पीएचडी के जितने भी कोर्स वर्क के मार्क्स हैं किस तरीके से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे रिज़ल्ट आए नहीं हैं, रिज़ल्ट इन द सेंस पूरी तरीके से नहीं आए हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन एक होता है ना कि आपको एक मेन मार्कशीट मिल जाए, वो हमें अभी तक नहीं मिली है। तो इस वजह से मैं कुछ भी अभी क्लियरली बता नहीं पाऊँगी, ठीक है। जो भी अपनी मार्कशीट के बेसिस पे होगा वो तभी मैं आप लोगों को क्लियरली बता पाऊँगी, और अभी बताने से मतलब भी कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खुद उस चीज़ को एनालाइज जब तक ना करूँ तब तक मुझे लगता है बताना सही नहीं है, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट हो चुका है, कोर्स वर्क का एग्ज़ाम हो चुका है, और ग्रेड कार्ड अपडेट होते जा रहे हैं हमारे भी, और देखते हैं अब रिज़ल्ट कब तक मिल जाता है हाथ में हमारे, ठीक है। और जिस हिसाब से होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। कोर्स वर्क स्टार्ट हो चुका था जुलाई के टाइम, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट हुआ था जुलाई में, और दिसंबर एंड तक हमारा वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, और दिसंबर में ही हमारे एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारे सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे, और दिसंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे, दिसंबर सेकेंड वीक से शायद, या फर्स्ट वीक से, कुछ डिसिप्लिन के फर्स्ट वीक से थे, कुछ डिसिप्लिन के सेकंड वीक से थे। और फिर हमारा तो मैक्सिमम जो था वो हमारे डिसिप्लिन का वो मैक्सिमम जनवरी में एग्ज़ाम था, तो जनवरी एंड तक सारे डिसिप्लिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था। तो अच्छी बात ये थी कि सब कुछ टाइम के ड्यूरेशन जैसे होता है वैसे ही हुआ, कुछ भी लेट ऐसा नहीं हुआ, तो हमें कोई नुकसान ऐसा फेस करना नहीं पड़ा, ठीक है। और कोर्स वर्क जब स्टार्ट हुई थी तब
उसके 2 मंथ बाद, तो 2 मंथ तक तो हमारा ऐसा था कि डिसिप्लिन में ही हम अपने जो भी हमारे को कोर्स पढ़ना था वो पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से जब कोर्स वर्क के लिए जो तीसरा कोर्स वर्क का जो सब्जेक्ट था हमारा आरपीई का, उसके लिए नोटिफिकेशन आया कि उसकी कंबाइन क्लासेस होंगी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी इसलिए लगी क्योंकि अब तक मैं सिर्फ अपने डिसिप्लिन के बच्चों को जान रही थी, बाकी अदर डिसिप्लिन से ना इंटरेक्शन हो पाता था, ना पता था कि किनका एडमिशन हुआ है, क्या है, कैसा होता है बाकी डिसिप्लिन में। तो ये सब कुछ के लिए नॉलेज भी नहीं थी और ना कुछ पता होता है। ठीक है, अभी भी मुझसे कुछ सवाल अगर पूछा जाता है कि अदर डिसिप्लिन का, तो मुझे अब मेरे लिए वो अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। बाकी लर्नर्स के डाउट्स को मैं इसी तरीके से सॉल्व करती हूँ, ठीक है, बाकी उससे पूछ कर, क्योंकि मुझे बाकी अदर डिसिप्लिन का इतना आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट हैं तो इस वजह से थोड़ी ये होती है कि जान पहचान बन जाने से आपको भी खुद को नॉलेज, आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो जब बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन का ये टाइम था हमारा, तो आरपीई के कोर्स वर्क में सबसे अच्छी चीज़ जो रही वो 1 सप्ताह का कोर्स वर्क चला था इग्नू में, और उसे कंडक्ट करवाया था रिसर्च यूनिट के ज़रिए। में हमारे ये था कि सुबह से हम लोग साथ में क्लासेस लेते थे, और वो माहौल जो था वो ऐसा था जैसे एक हॉस्टल लाइफ जीते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम लोग हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर्स की जो हॉस्टल लाइफ होती है वो हम जी रहे हैं, क्योंकि साथ में हमारा लंच वगैरह सब कुछ साथ में होता था, और वो सब कुछ इग्नू ने अपनी तरफ से करवाया था। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको गैदरिंग का भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का टाइम मिल रहा है, सबके साथ बैठकर बात करने का टाइम मिल रहा है। तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि और कोई कोर्स आप इस तरीके से कंडक्ट करा ही नहीं सकते हैं जिस तरीके से इग्नू ने आरपीई के कोर्स को वो करवाया है। तो सभी स्कॉलर्स के लिए ये है कि अगर उनसे ये पूछा जाएगा अभी भी कि अब तक का बेस्ट टाइम क्या था, तो वो आरपीई के वर्कशॉप को ही कहेंगे, क्योंकि वो सच में बेस्ट था। और मैं चाहूँगी कि इग्नू में अगर जो भी इनरोल हो रहे हैं उनके लिए वो लाइफ का मेमोरेबल टाइम है, वो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आरपीई का जो कोर्स है, ठीक है, अब जब बात आरपीई की करती हूँ तो आरपीई को मैं अच्छे से वो कर देती हूँ, बता देती हूँ इसके विषय में भी, कि आरपीई के कोर्स में पीएचडी के स्टूडेंट तो करते ही हैं कोर्स वर्क, ठीक है। कोर्स वर्क जो था वो ये था कि एमफिल वाले बच्चे जैसे ही इनरोल होते हैं पीएचडी में, तो उनका कोर्स वर्क वो एमफिल के दौरान ही कर लेते हैं, इस वजह से वो पीएचडी का कोर्स वर्क नहीं करते। अब पीएचडी का कोर्स वर्क नहीं करते तो इनरोलमेंट तो आप ही के साथ हुआ है, लेकिन आपका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि सेम डिसिप्लिन में है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि कोर्स वर्क की क्लासेस करने नहीं आते, तो आप उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पता भी नहीं होता है कि क्या है नहीं है, सीखने को मिलता है ना जब आप बात करते हैं। तो अब जो आरपीई का कोर्स है वो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी आया है, और जो पहले कोर्स वर्क कर चुके हैं वो आरपीई का कोर्स उन लोगों ने नहीं किया था, इस वजह से ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो आपके साथ भी जितने भी बच्चे अगर एमफिल में इनरोल होंगे, अगर उन लोगों ने आरपीई का कोर्स वर्क नहीं किया होगा अपने एमफिल के कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में, तो वो सभी लोग इसमें इंक्लूड होंगे। तो इग्नू में भी ऐसा ही हुआ कि जो पीएचडी कोर्स वर्क वाले बच्चे तो थे ही, साथ में एमफिल वाले जितने भी बच्चे थे वो भी इसमें इंक्लूड हुए थे, और वो बहुत अच्छा टाइम था। आरपीई का जो कोर्स जो डिज़ाइन किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि उसमें एक तो सभी डिसिप्लिन के स्कॉलर्स थे, और जो टीचर हमें गाइड करने वाले थे, जो टीचर हमें इस टॉपिक को पढ़ाने वाले थे, वो किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के नहीं थे। ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि हर डिसिप्लिन से एक एक्सपर्ट को उठाया गया था जो उस फील्ड को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जैसे प्लेगरिज्म है, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन है, पब्लिकेशन को लेकर है, डुअल पब्लिकेशन है, रिडंडेंट पब्लिकेशन, जो भी चीज़ है, मतलब पब्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी एथिकल वेज हैं, उन सबको कौन बेहतर समझा सकता है। हर एक डिसिप्लिन से ऐसे ऐसे एक्सपर्ट आए थे, तो सारे डिसिप्लिन के प्रोफेसर को जानने का भी हमें मौका मिल रहा था, क्योंकि अब तक जो कोर्स वर्क हम कर रहे थे वो सिर्फ हम अपने डिसिप्लिन के प्रोफेसर को जान रहे थे, अपने ही डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स को जान रहे थे, बाकी अदर डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स को हम जान ही नहीं पा रहे थे। अच्छा लगा मुझे कि बाकी अदर डिसिप्लिन के एक्टिव हैं इस टर्म को लेके, तो बाकी ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन के भी जो प्रोफेसर हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से बता भी रहे हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, और किस तरीके से शोधार्थी को या रिसर्चर को अपने थीसिस को करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा था वो टाइम। और जब आरपीई का कोर्स कंप्लीट हो चुका, और हाँ, आरपीई में पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी सब कुछ मैं पासिंग मार्क्स सबका बता दूंगी जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक वेट कर लीजिए आप लोग। और हाँ, ये चीज़ एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कोर्स वर्क के पूरे एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, एक जो क्वेश्चन है मैं उसे कवर ही कर देती हूँ अभी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो
तो इग्नू में एक ये है कि आप एक सेशन में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक जून के टाइम होता है, एक दिसंबर के टाइम होता है। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ है और आप दिसंबर के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं, तो आप जून के एग्ज़ाम में फिर से रीअपेयर करके फिर से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करके उस पेपर को दे सकते हैं और फिर आपका रिसर्च जो काम है आपका वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। पीएचडी में आपका एडमिशन ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, तो वो तरीका एक है, ठीक है। तब तक लेकिन आपका काम रुका हुआ रहेगा, ठीक है। जब तक आप कोर्स वर्क का जो मार्क्स है वो नहीं ला देते हैं या फिर आप जब तक कोर्स वर्क को पास नहीं कर लेते हैं तब तक आपका काम जो पीएचडी का है वो काम आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए कोर्स वर्क में पास होना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों से मैं भटकती जा रही थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैं फ़्लो में चली गई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो कोर्स वर्क में फ़ेल या पीएचडी को लेकर है, तो वही है कि अगर आप दिसंबर के सेशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर फ़ेल होते हैं तो जून के सेशन में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आप उस पेपर को फिर से दे सकते हैं और तब तक आपका रिसर्च वर्क रुका रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप एक ही बार में पास आउट हो जाइए, ठीक है, पास कर लीजिए। और ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। अच्छे से अगर आप कोर्स वर्क के क्लासेस को ही लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो ठीक है। तो रेगुलर अगर आप नहीं रहेंगे तो इसी वजह से शायद आप फेल कर रहे हैं, तो रेगुलर रहिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बस यही है कि कोर्स वर्क को अच्छे से कीजिए तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है वो, तो पहला सवाल मैंने बता दिया कि फेल को लेकर, दूसरा सवाल ड्यूरेशन को लेकर है। दूसरा सवाल जो ड्यूरेशन को लेकर है वो यही है इसका आंसर कि आपका वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है और 6 मंथ के दूसरे ही मंथ में आपका 6 मंथ के बाद दूसरे ही मंथ में आपका वो एग्ज़ाम हो जाता है। और बहुत जल्दी वो पूरे प्रोसीजर को अगर हम लें रिज़ल्ट तक के प्रोसीजर को तो विदिन 9 मंथ या फिर आप ले सकते हैं 1 साल, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा तो अभी सब कुछ हो चुका है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है। तो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है वो और फिर जल्दी से एग्ज़ाम भी हो जाता है और रिज़ल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये है। और जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है कोर्स वर्क का जो मार्क्स है वो एपीआई में एडेड होता है, यानी तो एक एपीआई मैंने बताया था एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये ऐड होता है। तो एपीआई में कोर्स वर्क का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मार्क्स है तो सिर्फ मास्टर्स तक के हैं। पीएचडी के मार्क्स है, पीएचडी में आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी रिसर्च पेपर वगैरह जो है, एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो ऐड होते हैं। कोर्स वर्क का मार्क्स ऐड नहीं होता कहीं भी, लेकिन आपको 55% लाना होता है कोर्स वर्क में, ठीक है। जैसे मास्टर्स में 55% लाएंगे तो नेट कवर होगा, नेट से फिर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। उसी तरीके से कोर्स वर्क में जब आप 55% स्कोर करते हैं तो फिर आपका पीएचडी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो कोर्स वर्क में 55% लाना ज़रूरी है, ठीक है। अब कोर्स वर्क क्लासेस जो है वो रेगुलर होती है या नहीं, तो होती है, ठीक है। आप लोग सीरियसली उस चीज़ को लीजिए, क्योंकि कोर्स वर्क का क्लास अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी फेल वाली नौबत, फिर आप पूछेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो कोर्स वर्क में रेगुलर रहिए, उसी टाइम आप सीरियसली चीज़ों को पढ़ लीजिए। 1 मंथ का टाइम अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए आपका 5 मंथ पे कंप्लीट हो जाता है, 1 मंथ का टाइम मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन को अटेंड कीजिए। चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश तभी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम फिर एग्ज़ाम को नहीं देना पड़ेगा, फेल आने की नौबत नहीं होगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से लीजिए कोर्स वर्क को, ठीक है। और बाकी अटेंडेंस को लेकर अगर बात करें तो फिर अटेंडेंस तो फेलोशिप वालों के लिए है ही, और बाकी जो पार्ट टाइम पीएचडी वाले हैं, अच्छा कोर्स वर्क जो क्लासेस हैं वो पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि उनको ये है कि बस जल्दी से ख़त्म करना होता है, क्योंकि उनको वापस ज्वाइन करना होता है। वो बच्चे सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। बाकी जो रेगुलर वाले बच्चे हैं जिनकी फेलोशिप आ रही होती है, क्योंकि कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में फेलोशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल चिल मारने वाली जो सिचुएशन होती है वो पार्ट टाइम जो फुल टाइम वाले बच्चे हैं वो होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। और पार्ट टाइम वाले तो थोड़ा सीरियस इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए दोनों ही बच्चे इस चीज़ को सीरियसली लें, और अटेंडेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पार्ट टाइम के लिए आप छुट्टी लेके आ रहे हैं वहाँ से, तो अगर आप क्लासेस ही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है, फिर आपका वहाँ भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो एक जगह फ़ायदा उठा लिया जाए, ठीक है।
तो कोर्स वर्क को अच्छे से कर लेंगे तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है कि कोर्स वर्क की अटेंडेंस जो है दोनों के लिए मायने रखती हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोर्स वर्क करना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने बताया कोर्स वर्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोर्स वर्क आपको एक गाइडलाइन देता है कि आपको आगे के वर्क को किस तरीके से करना है, अपनी थीसिस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपके अंदर खुद वो चीज़ें डेवलप्ड होती जाएंगी जैसे जैसे आप कोर्स वर्क करेंगे। कोर्स वर्क की सिलेबस को इस तरीके से ही बनाया गया है कि आप कुछ भी अनएथिकल ना करें, ठीक है, सब कुछ एथिकल वे में करें, ठीक है। और जो भी चीज़ें आरपी से रिलेटेड है, एक स्पेशल प्रोग्राम जो आरपी बनाया गया है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कुछ भी गलत ना करें। क्योंकि ऐसा ये होता है कि ये जो ड्यूरेशन है 5 इयर्स का पीएचडी का, तो वो मैक्सिमम 3 इयर्स है और मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम 5 इयर्स है। यानी कि मिनिमम 3 इयर्स में आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं, आप अपने काम को कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स तो है ही, ठीक है, और मैक्सिमम आप 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं उसे। तो जब आप इतने साल अगर कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो अच्छा है ना कि आप एक सही तरीके से काम कीजिए। क्योंकि इस पूरे टाइम में जब आप थीसिस सबमिट करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक प्लैग रिपोर्ट लगानी होती है। वो प्लैग रिपोर्ट आपको लाइब्रेरी से मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपके किस सेल में वो चीज़ सिस्टम है। हमारे तो लाइब्रेरी में है, ठीक है, वो उनके पास सॉफ्टवेयर है उरकुंड, तो वो एक्सेस जो है वो लाइब्रेरी को ही रहती है। और आपकी जो थीसिस होती है सबसे पहले वही जाती है चेक होने के लिए और वो एक प्लैग रिपोर्ट देते हैं। उसमें डिफरेंट लेवल हैं कि किस लेवल तक आपको अलाउड है कि आप इतने तक चीज़ों को साइट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये पता लगा लेते हैं कि किस लेवल तक, हालांकि 0 to 10% आप लोगों को अलाउ है कि इतना प्लेगरिज्म अगर है तो इतना अलाउड है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड होने पर क्या क्या पेनल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट को या स्कॉलर को करना पड़ता है, तो वो पेनल्टीज़ आप लोगों को ना भुगतनी पड़े। तो इसके लिए ये सब कुछ कोर्स जो है वो स्टार्टिंग से कराया जाता है, ठीक है। तो कोर्स वर्क इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप चीज़ों को समझिए कि आप जो काम करने वाले हैं वो आपको बाद में बहुत नुकसान देने वाला है, ठीक है। तो 5 साल बाद अगर आपको फिर ये बता दिया जाए कि आपकी थीसिस बेकार है, ठीक है, और ये किसी काम की नहीं है, आपको फिर से लिखना होगा, तो वो जो सिचुएशन होगा वो आप ये सिर्फ सोचिए कि आपको कितनी मेहनत उस टाइम करनी होगी, ठीक है। 3 साल के काम को आपको अगर कह दिया जाए कि आपको 1 साल में ही करना है तो वो सिचुएशन आप ही लोगों के लिए है, बुरा होगा। तो इसी वजह से कोर्स वर्क को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और जो आरपीई का कोर्स वर्क है उसे तो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेगरिज्म के लिए जो लेवल्स दे रखे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लाइब्रेरी आपको प्लैग रिपोर्ट देती है वो लगाना होता है आपको अपने थीसिस पे। तो इसीलिए अभी ये बात ये होती है कि जब मैं कहती हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पीएचडी का सारा काम जो होता है वो मेन ऑफिस दिल्ली से होता है, लेकिन जो रीजनल सेंटर वाली बात जो है वो एक क्वेश्चन भी जो है वो रीजनल सेंटर को लेकर था कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आप कहीं भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ के प्रोफेसर यही सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कि आप दिल्ली में ही एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि पेपर क्या होता है कि आपको यहाँ पे लाना होता है, ठीक है। मेन ऑफिस दिल्ली में ही आपके पेपर चेकिंग होंगी, तो उसके लिए यही होता है कि आप अगर बाकी अदर सेंटर में अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से पेपर दिल्ली वापस आना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जितना दूर आप दिल्ली से जितना दूर जाके अगर पेपर देंगे तो वहाँ से पेपर यहाँ आना बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वहाँ के सिचुएशन को नहीं पता है कि वो लोग किस तरीके से काम को करते हैं। तो हो सकता है फिर डिलेड हो जाए रिज़ल्ट। इस वजह से कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए अगर आप दिल्ली में पेपर एग्ज़ाम दे सकते हैं तो दिल्ली में ही दीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो दिल्ली में ही एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि बाकी जगह फिर प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप लोग, काम उस तरीके से नहीं हो पाता है, ढीला ढाला थोड़ा चलता है। तो इस वजह से इसी के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में दे दीजिए। बाकी आप कहीं भी पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर देने के बाद फिर आप लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पे कॉपी पहले चेकिंग होगी, फिर उसके बाद कॉपी चेकिंग के बाद फिर आपको वेबसाइट पे ही सारे ग्रेड कार्ड्स अपडेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये बस ऐसी चीज़ को लेकर था कि कोर्स वर्क का रिज़ल्ट जल्दी आता है, इसमें टाइम नहीं लगता। जैसे
बाकी प्रोग्राम के लिए टाइम लगता है, उसमें पीएचडी में इतना नहीं है। आरपी के कोर्स वर्क को बता ही दिया है मैंने। बाकी सारे कोर्स वर्क में कितने पासिंग मार्क है, एग्जैक्ट कितने पासिंग मार्क्स है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी मेरे रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। और कोर्स वर्क का सिलेबस तो डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफर करता है, लेकिन जो आरपी का सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन है और वो सबके लिए ही होगा। और शायद अगर आप लोग इग्नू से करेंगे तो बाकी स्कॉलर्स के साथ आपको वो करने का मौका मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और अगर बाकी यूनिवर्सिटी भी अगर इस चीज़ को फॉलो करे तो मुझे लगता है अच्छा ये है एक स्टेप। तो बाकी पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, उनको हैंडल करना पॉसिबल तो खैर नहीं है, लेकिन चलिए अगर हो पाता है तो अच्छी बात है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है वो कोर्स वर्क के रिज़ल्ट को रिवैल्यूएशन के लिए, अच्छा हाँ, रीएवैल्यूएशन एक टर्म है जो हम इग्नू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इग्नू का पेपर अगर आप पेपर क्या मतलब अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं आए हैं तो आप रीएवैल्यूएशन के लिए करते हैं। तो कोर्स वर्क में भी इस तरीके से है, ठीक है, सेम जैसा प्रोसीजर है इग्नू के मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसी तरीके से यहाँ पीएचडी के कोर्स वर्क के पेपर को भी लेकर है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने मार्क्स से तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, और अगर आप दोबारा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जून में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, मतलब खुद के ज़रिए, मतलब एवैल्यूएशन के ज़रिए। अगर कुछ नहीं करवाना चाहते हैं इंक्रीज़ अपने मार्क्स को और अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि इसमें बस वही है कि कोर्स वर्क पे आपको मिनिमम 55% लाना होता है, तो वो मार्क्स कहीं लगना भी नहीं होता है, ठीक है, कि एपीआई में कहीं ऐड हो रहा है तो आपको ज़रूरी है फर्स्ट डिवीज़न लाना या फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना। तो इस वजह से अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका फेल हो रहा है तो इस तरीके से अगर वैसा सिचुएशन हो तो रीइवैल्यूएशन के लिए आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, वो डालना ही चाहिए मुझे भी लगता है, ठीक है, क्योंकि एक 6 मंथ का टाइम आपको फिर से वेस्ट करना बेहतर है कि आप एक बार रीइवैल्यूएशन करके देख लीजिए, हो सकता है कि कहीं मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो एक रीइवैल्यूएशन वाला टर्म जो है वो रिज़ल्ट इसके साथ भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कोर्स वर्क के भी रिज़ल्ट के साथ आप ये कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोर्स वर्क के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वही जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, जो भी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस को लेकर। बाकी आरपी का अलग पेपर होता है और आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे उनका अलग पेपर होगा, तो जो भी डिसिप्लिन का सिलेबस होगा उसी अकॉर्डिंग पेपर होगा। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे तो शायद वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं, तो कोर्स वर्क के क्वेश्चन मैं अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है, अगर मैं अपने डिसिप्लिन के अवेलेबल करा सकती हूँ, ठीक है। बाकियों का देखती हूँ, अगर जैसे ऐसा होगा आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो फिर मैं वैसे इंतज़ाम करवा दूँगी, लेकिन वो शायद वेबसाइट पे नहीं है, अगर होगा तो फिर मैं बता दूँगी, ठीक है, कोर्स वर्क के क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है कोर्स वर्क का पासिंग मार्क्स। तो कोर्स वर्क का पासिंग मार्क्स ओवरऑल लेके चले तो फिर वही है 55% आपको सिर्फ मिनिमम लाना होता है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी है कि आपने कोर्स वर्क अच्छे से कर लिया है, अब आप पीएचडी कोर्स के जो अपने काम को है पीएचडी के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स वर्क में पास करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर आपको 6 मंथ का फिर वो गैप लेना पड़ेगा और फिर उस ड्यूरेशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए कोर्स वर्क 55% लाना ज़रूरी है, ठीक है। कोर्स वर्क का सिलेबस यूनिवर्सिटी ही बनाती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करता है, हाँ थोड़ा बहुत डिफ़र करता है, ज़्यादा भी डिफ़र नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखा था, मेरे ही डिसिप्लिन की बात बता रही हूँ मैं, तो मेरे ही डिसिप्लिन में जैसे फर्स्ट पेपर जो मेरा था वो अनुसंधान वाला, जो मैंने बताया कि जैसे अब तक जो हमने नेट पे पढ़ा कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, डाटा कलेक्शन किस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ मुझे फर्स्ट पेपर में पढ़ना था, वो इंग्लिश में पढ़ा था मैंने, यहाँ पे बस हिंदी में था। दूसरा जो पेपर था वो टूल से रिलेटेड था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर भी पढ़ा था टूल से रिलेटेड। तो यहाँ पे टूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी थीसिस में, थीसिस को ब्रॉडली चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं सेकेंड वाले पेपर में। और जो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसलिए डिफ़र करता है क्योंकि मैंने शायद बीएचयू का देखा था, शायद बीएचयू का देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि फ़र्स्ट वाला पेपर तो सेम था, सेकेंड पेपर में क्या था कि आपको पर्टिकुलरली जो है वो टेक्स्ट बुक बता दी गई थी कि ये टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने हैं और उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये है कि जो इग्नू के सिलेबस में वो ये है कि आपको सिर्फ टूल्स बता दिए कि आप वो कहीं भी इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन बीएचयू में क्या था कि बीएचयू में उन सब चीज़ों को बता दिया गया है कि इन रचनाओं में आपको वो टूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो रचनाएं दे दी गई थी,
तो वो भी अच्छा तरीका है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिमिलरिटीज़ हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। और आरपीई का पेपर सब जगह होता है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कंडक्ट करवाते हैं। हो सकता है कि सिर्फ हिंदी डिसिप्लिन के जो बच्चे हैं वो अलग आरपीई का कोर्स कर रहे हैं, साइंस वाले अलग आरपीई का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट कर सके वो चीज़। बाकी इग्नू में सबका साथ में हुआ था। और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को लेकर है, तो कोर्स वर्क में हाँ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट हमने दिया था, ठीक है। तो उसे सेमिनार पेपर कहते हैं, ठीक है। जो आरपीई का है वो असाइनमेंट भी आपने दिया था, असाइनमेंट भी दिया हमने, फिर प्रैक्टिकल के पेपर भी दिए हैं आरपी में, ठीक है। आरपी का जो कोर्स वर्क हुआ, कोर्स वर्क के बाद आपका तुरंत असाइनमेंट सबमिशन होगा सारे ही पेपर का, ठीक है। जितना भी आपने कोर्स वर्क कर लिया उसके बाद पहले आपका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट पेपर आपका सबमिट करने के बाद फिर आपका जो वो होता है मेन पेपर जो देते हैं आप, ठीक है। तो रिटन पेपर जो होगा वो मेन है हमारा कोर्स वर्क का, लेकिन उससे पहले आपको एक असाइनमेंट पेपर सभी कोर्सेज़ के लिए देने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो सभी डिसिप्लिन के लिए सेम है, आपको असाइनमेंट तो पेपर लिखना होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने असाइनमेंट को करवाते हैं। तो हमें सेमिनार पेपर लिखने थे 2, उसका भी अलग ऐड होता है, ठीक है, रिज़ल्ट में। तो इसी वजह से कह रही हूँ कि अभी जब तक मेन रिज़ल्ट मेरा नहीं आ जाए तब तक मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी कि क्या क्या एग्जैक्टली है, कि कितने कितने मार्क्स से पास आउट करना होता है हर एक पेपर में, तो असाइनमेंट में कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो इस तरीके से तो सब कुछ था कि असाइनमेंट आपको सबमिट करना था, उसके बाद फिर आपको एंड पेपर देना था जो रिटन पेपर था, ठीक है। तो इस तरीके से काम हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो कोर्स वर्क में हाईएस्ट मार्क्स लाने पे क्या होता है। तो एग्जैक्टली मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे कोर्स वर्क में अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो इस विषय में नहीं बता पाऊँगी हाईएस्ट मार्क्स लाने पे क्या होता है। हो सकता है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता हो इस लेवल पे, क्योंकि अब कुछ तो होना ही चाहिए, हाँ, कि किसी ने अगर हाईएस्ट स्कोर किया है तो उसे कुछ तो अचीवमेंट मिलना ही चाहिए, कुछ याद तो होनी चाहिए उसके लिए। तो हो सकता है शायद वो सर्टिफिकेट मिले। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि किस तरीके से वो लेते हैं, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन लेते हैं या फिर वो ओवरऑल लेते हैं कि ओवरऑल कोर्स वर्क में किसका रिजल्ट अच्छा था। तो ठीक है, तो ये चीज़ देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। कोर्स वर्क की पेपर चेकिंग यहीं पे होती है, मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी सेट यही लोग करते हैं और पेपर चेकिंग भी यही लोग करते हैं। तो इसी वजह से आप जितना अच्छा मतलब जितने अच्छे से यहाँ समझेंगे, और पेपर चेकिंग भी क्योंकि यही होनी है, तो चीज़ों को अच्छे से पहले से ही समझ लिया जाए, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं वही आपके इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो इसलिए उस वक्त का टाइम आप इंजॉय कीजिएगा और रेगुलर रहिएगा, बस यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि पेपर चेकिंग और इवैल्यूएशन सब कुछ यही करने वाले हैं, यहीं के प्रोफेसर्स। तो जितने गाइडेंस आप इनसे ले सकते हैं और कोई बेटर आपको गाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। और चीज़ों को अच्छे से समझ लेना तभी कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में ही, तो वही बेहतर होगा। तो कोर्स वर्क के रिजल्ट को आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे पहले आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ताकि मैं उस वीडियो में उसको कवर कर सकती हूँ, कवर कर लूँगी, ठीक है। और बस बाय हैंड हमारे पास अभी वो रिज़ल्ट नहीं है, बाकी रिज़ल्ट आ चुका है, ग्रेड कार्ड अपडेट हो चुके हैं सबके। तो वो एक अच्छा सिंबल है कि अगर आपका कोर्स वर्क जल्दी से हो जाता है ना, तो आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं आगे में, ठीक है। अगर आपको पीएचडी के साथ कहीं और जॉब अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी कोर्स वर्क जो एक टाइम है उस ड्यूरेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आपकी क्लासेस चल रही है, दूसरी तरफ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाना मुश्किल है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं तब भी उस चीज़ को मैनेज कर पाना मुश्किल है। तो कोर्स वर्क हो जाने से थोड़ा रिलैक्सेशन इसी चीज़ के लिए मिलता है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थीसिस पे ध्यान देना है, क्लासेस करना मतलब रेगुलरली जो एक वो था जाना, बाकी तो उसके बाद तो आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने पहले भी कहा है कि चीज़ें जो हैं अब जो होंगी वो आपके सुपरवाइज़र के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो इसी तरीके से सब कुछ चलता है। और बाकी और भी कुछ अगर डाउट हो आप लोगों को कोर्स वर्क से रिलेटेड या फिर पीएचडी से रिलेटेड या फिर इग्नू पीएचडी से रिलेटेड, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और बाकी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। तो इसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ और इसी कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के सारे रिप्लाई देती हूँ और दूंगी भी आगे भी। तो ठीक है, आप अपने सवाल यहीं पूछिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।